Hello student, this is Shyam Kumar, your educator and welcome to your online learning platform। स्टूडेंट, आज हम कंप्यूटर की HTML सीरीज़ में वीडियो नंबर 12 लेकर के हाजिर हैं और आज इस HTML की सीरीज़ में हम HTML की एक्सरसाइज नंबर 4 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसमें कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उनको हम देखेंगे और उनके बारे में जानेंगे और उनको समझेंगे। तो बिना देर किए हुए चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। यहाँ पर क्वेश्चन दे रखा है व्हाट आर HTML टैग्स, यानी कि HTML टैग्स क्या होते हैं। तो HTML टैग्स के बारे में हमें जानना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आंसर लिखा हुआ है HTML टैग्स के बारे में। इसमें कुछ पॉइंट लिखे हुए हैं HTML टैग्स के बारे में। तो चलिए देखते हैं। पॉइंट नंबर 1 कहता है HTML tags are used to mark up HTML elements, यानी HTML tags जो होते हैं वो यूज होते हैं मार्कअप HTML एलिमेंट्स के लिए। ठीक है, यानी कि HTML tags जो होते हैं HTML एलिमेंट यानी मार्कअप HTML एलिमेंट्स के लिए यूज होते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है, HTML tags are surrounding by the two characters। HTML tags जो होते हैं उनके चारों तरफ से मतलब दोनों साइड, लेफ्ट राइट, ठीक है ना, बोथ साइड, दोनों साइड से 2 कैरेक्टर लगे हुए होते हैं। एक ये होता है लेस देन वाला, एक होता है ग्रेटर देन वाला। ठीक है, अगला क्या है, थर्ड पॉइंट कहता है द सराउंडिंग कैरेक्टर्स आर कॉल्ड एंगल ब्रैकेट्स, यानी कि जो HTML टैग के दोनों तरफ जो कैरेक्टर्स लगे होते हैं लेफ्ट और राइट में, उनको हम एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट है HTML टैग्स नॉर्मली कम इन पेयर्स लाइक B एंड B क्लोज B। तो HTML टैग्स जो होते हैं वो नॉर्मली क्या आते हैं, पेयर में आते हैं, जोड़े में आते हैं। पेयर्स का मतलब होता है जैसे कि कोई भी एक टैग स्टार्ट हुआ है तो उसका क्लोजिंग टैग भी साथ में आता है। तो नॉर्मली ज़्यादातर देखा गया है जितने भी टैग होते हैं वो लगभग सभी पेयर्स में आते हैं। एक स्टार्टिंग टैग होगा तो दूसरा उसका क्लोजिंग टैग होगा। ठीक है ना। कुछ टैग होते हैं एम्प्टी एलिमेंट होते हैं जिनको छोड़ करके बाकी के सभी जो है पेयर में आते हैं, जिनके पास में स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग दोनों होते हैं। चलिए नेक्स्ट पॉइंट क्या है, द फर्स्ट टैग इन द पेयर इज द स्टार्ट टैग। ठीक है ना, जो पेयर होते हैं टैग्स के, ठीक है ना, तो उसका जो पहला वाला टैग होता है उसको हम स्टार्टिंग टैग कहते हैं। जैसे कि यहाँ पे बी और क्लोजिंग टैग दे रखा है, तो यहाँ पे जो पहला ये वाला है तो ये क्या है, स्टार्ट टैग है। द सेकंड टैग इज द एंड टैग, और सेकंड वाला ये है तो ये टैग क्या होगा, एंड टैग होगा, जिसमें एक स्लैश लगा होगा। कहने का मतलब ये जोड़ा आता है, उसका जो पहला स्टार्टिंग का टैग होता है उसको हम स्टार्टिंग टैग बोलते हैं, और सेकंड वाला होता है उसको हम क्लोजिंग टैग या फिर एंडिंग टैग भी कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 6 है द टेक्स्ट बिटवीन द स्टार्ट एंड एंड टैग इज द एलिमेंट कंटेंट। अब जो 2 टैग होते हैं, एक स्टार्टिंग टैग और क्लोजिंग टैग, उसके बीच में जो भी डाटा लिखा जाता है, जो भी कंटेंट होता है, ठीक है ना, उसको हम एलिमेंट कंटेंट कहते हैं। बीच में जो भी लिखा जाता है उसको क्या कहते हैं हम, एलिमेंट कंटेंट। पॉइंट नंबर 7 है HTML टैग्स आर नॉट केस सेंसिटिव, यानी HTML के जो टैग्स होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। ठीक है, केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि जैसा वहाँ पे लिखा हुआ है स्टार्टिंग में वैसा ही क्लोजिंग टैग में भी बनना चाहिए। तो ये कोई केस सेंसिटिव नहीं है। जैसे कि यहाँ पे स्मॉल b लिखा हुआ है, स्मॉल b मीन्स द सेम एज कैपिटल B, यानी स्मॉल b का मतलब जो यहाँ पे निकल रहा है वही है, मतलब यहाँ पर कैपिटल B का भी निकलेगा। ठीक है, आप स्टार्टिंग टैग स्मॉल में लगा सकते हो, क्लोजिंग कैपिटल में कर सकते हो, लेकिन मतलब उन दोनों का एक ही है। ठीक है, केस सेंसिटिव नहीं है। केस सेंसिटिव का मतलब होता है कि यहाँ पे अगर स्मॉल b बना हुआ है तो क्लोजिंग में भी स्मॉल b होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे स्मॉल b स्टार्टिंग में, स्मॉल b क्लोजिंग में, तो ये इस तरीके से होना चाहिए। इस तरीके से होगा तो वो केस सेंसिटिव होता है। अगर यहाँ कैपिटल B बना दें, ठीक है ना, तो वो केस सेंसिटिव नहीं होगा। तो यहाँ पर बताया गया है कि HTML टैग्स जितने भी यूज होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं। ठीक है, किसी को भी आप छोटा, किसी को भी कैपिटल में लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर ये हमारा पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। व्हाट आर HTML टैग्स, यानी HTML टैग्स क्या होते हैं। HTML टैग्स जो होते हैं वो मार्कअप HTML एलिमेंट्स के लिए यूज होते हैं। HTML टैग्स के चारों तरफ 2 कैरेक्टर यूज होते हैं, ठीक है ना, लेस देन और ग्रेटर देन, और जो भी कैरेक्टर
उसके चारों तरफ यूज होते हैं, उनको हम एंगल ब्रैकेट्स कहते हैं। ये टैग जो होते हैं पेयर में आते हैं, ठीक है। और ये जो पेयर में टैग आते हैं, पहले वाले को स्टार्टिंग टैग, दूसरे वाले को एंडिंग टैग कहते हैं, ठीक है ना। जो स्टार्टिंग टैग और एंडिंग टैग के बीच में जो टेक्स्ट लिखा रहता है उसको हम एलिमेंट कंटेंट कहते हैं, ठीक है। और एस्टिमल टैग जो होते हैं वो केस सेंसिटिव नहीं होते हैं, हमेशा वो पेयर में होते हैं, ठीक है ना। जहाँ पर पहले स्टार्टिंग स्मॉल में लिखा है या कैपिटल में लिखा है, जो मतलब उसका स्टार्टिंग में वही एंडिंग में भी होगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर अगला क्वेश्चन आ गया है, डिफरेंटिएट्स बिटवीन बीजी कलर एंड बैकग्राउंड। हमें यहाँ पर दोनों के बीच में डिफरेंट बताना है कि बीजी कलर और बैकग्राउंड में क्या अंतर होता है। पहले समझ लीजिए, HTML के अंदर बीजी कलर का हम यूज करते हैं कि बैकग्राउंड में कलर लगाना। अभी यहाँ पर ये जो स्क्रीन चल रही है बैकग्राउंड में व्हाइट कलर है, ठीक है ना। बैकग्राउंड में कौन सा कलर है? व्हाइट कलर है। तो अगर हम अपने वेब पेज में व्हाइट कलर लगाना चाहते हैं तो बीजी कलर करके व्हाइट लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज, बैकग्राउंड, अगर आप बैकग्राउंड का यूज करते हैं तो उसमें इमेज आएगी। जैसे कि यहाँ पर बैकग्राउंड में व्हाइट कलर आ रहा है, तो अगर हम बैकग्राउंड का यूज करें तो उसमें इमेज आएगी। और बीजी कलर का यूज करेंगे तो कलर लिखा है तो कलर आएगा, बैकग्राउंड का मतलब तो इमेज आएगी, ठीक है। तो इसमें लिखा हुआ है इसके आंसर में, द बीजी कलर एट्रीब्यूट स्पेसिफाई ए बैकग्राउंड कलर। यानी बीजी कलर जो होता है वो बैकग्राउंड के कलर को स्पेसिफाई करता है, उसमें कोई कलर होगा, रेड, ग्रीन, ब्लू जो भी है। फॉर एन HTML पेज, यानी HTML के पेज में क्या होगा, एक बैकग्राउंड कलर लग जाता है। बट लेकिन बैकग्राउंड एट्रीब्यूट स्पेसिफाई ए बैकग्राउंड इमेज। और बैकग्राउंड एट्रीब्यूट जो होता है वो क्या करता है, बैकग्राउंड में एक इमेज को स्पेसिफाई करता है फॉर एन HTML पेज, एक HTML पेज के लिए। यानी एक HTML पेज में जो बैकग्राउंड यूज होता है वो बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए होता है, ठीक है। दोनों का मतलब समझ लो, बीजी कलर लगाओगे तो कोई कलर आएगा, रेड, ग्रीन, ब्लू। बैकग्राउंड लगाओगे तो उसमें कोई इमेज आएगी आपकी इच्छा के अनुसार, उसकी पूरी लोकेशन लिखी जाएगी, फाइल टाइप लिखा जाएगा, फाइल का नाम लिखा जाएगा, तब जाके वो बैकग्राउंड में लगेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंटिएट्स बिटवीन UL एंड OL। UL एंड OL मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। UL का मतलब होता है अनऑर्डर लिस्ट, जिसका कोई सीक्वेंस नहीं होता है। और OL का मतलब होता है ऑर्डर लिस्ट, जिसका कोई एक सीरियल होता है, 1 2 3 फॉर्म में हो, ABC फॉर्म में हो या स्मॉल ABC में हो, इस तरीके से, ठीक है। तो समझ लेते हैं आंसर में, द UL टैग स्पेसिफाई एन अनऑर्डर लिस्ट। यानी UL टैग जो होता है वो अनऑर्डर लिस्ट को दर्शाता है, विच हैज सीक्वेंस देखिए इसमें थोड़ी सी मिस्टेक लिखी हुई है, लेकिन फिर आप समझ लीजिए, द UL टैग स्पेसिफाई एन अनऑर्डर लिस्ट। एन UL टैग जो होता है वो एक अनऑर्डर लिस्ट होती है, विच हैज नो सीक्वेंस, यहाँ पे आएगा नो सीक्वेंस, ठीक है। यानी कि UL टैग में क्या होता है, कोई भी सीक्वेंस नहीं होता है, वेदर, जबकि OL टैग स्पेसिफाई एन ऑर्डर लिस्ट। OL टैग क्या होता है, एक ऑर्डर लिस्ट को दर्शाता है, विच हैज ए प्रॉपर सीक्वेंस, जिसमें एक प्रॉपर सीक्वेंस होता है, वेयर यू कैन फाइंड एनी आइटम, जहाँ पर आप किसी भी आइटम को ढूंढ सकते हैं, पा सकते हैं, और डाटा इन सीरियल, या फिर किसी डाटा को एक सीरियल में ढूंढ सकते हैं, ठीक है। अगर UL टैग लगा हुआ है तो उसमें किसी भी तरीके का कोई सीक्वेंस नहीं होगा, आप ये भी पता नहीं लगा पाओगे 10वें नंबर पे कौन सी फाइल है, 20वें नंबर पे कौन सी फाइल है। इसके लिए आपको काउंट करना पड़ेगा, टाइम बर्बाद करना पड़ेगा। और अगर आप OL टैग का यूज करते हैं तो OL टैग का मतलब होता है एक प्रॉपर सीक्वेंस, आपका जो भी डाटा बनेगा, जो भी लिस्ट बनेगी वो एक सीक्वेंस में आएगी, 1 2 3 फॉर्म में, ABC फॉर्म में, रोमन फॉर्म में, ठीक है। उसमें आप देख के बता सकते हो कि इतने नंबर पे ये वाला डाटा है, ठीक है। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर हमारा आता है, डिफाइन स्टार्ट एंड टाइप प्रॉपर्टी। यानी कि स्टार्ट प्रॉपर्टी और टाइप प्रॉपर्टी को आपको एक्सप्लेन करना है। तो ये भी आपके लिस्ट के अंदर ही आता है, ठीक है। अगर आप कोई लिस्ट बना रहे हैं, ठीक है, और उसमें ऑर्डर लिस्ट बना रहे हैं, ऑर्डर का मतलब एक प्रॉपर सीक्वेंस होना चाहिए, तो उसमें एक एट्रीब्यूट काम करता है स्टार्ट लिस्ट के अंदर, ठीक है। तो स्टार्ट का मतलब क्या होता है कि आप एक ऑर्डर लिस्ट बना रहे हो, चलो ठीक है, लेकिन वो ऑर्डर लिस्ट स्टार्ट कहाँ से होनी चाहिए है। अगर आप स्टार्ट नहीं लगाते हैं तो वो ऑर्डर लिस्ट नंबर 1 से स्टार्ट होगी बाय डिफॉल्ट, यानी कंप्यूटर की तरफ से नंबर 1 से स्टार्ट होगी। अगर आप नहीं चाहते हो कि नंबर 1 से, आप चाहते हो कि ये 11 नंबर से स्टार्ट हो, ठीक है। एक ऑर्डर लिस्ट बने लेकिन वो 11 नंबर से स्टार्ट हो, 1 से लेकर 10 तक गायब रहना चाहिए, 11 से स्टार्ट होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे,
ऑर्डर लिस्ट लगाएंगे और उसी के आगे स्टार्ट एट्रीब्यूट लिखने के बाद में एक नंबर लिखेंगे जिस नंबर से आपको स्टार्ट करनी है लिस्ट, ठीक है ना। चलिए देखते हैं स्टार्ट एट्रीब्यूट। स्टार्ट एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर स्टार्ट द नंबर लिस्ट। स्टार्ट एट्रीब्यूट का यूज होता है, ठीक है ना, नंबर लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए। फ्रॉम योर डिजायर्ड नंबर, आप अपनी इच्छा के अनुसार किसी भी नंबर से उस लिस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। यू कैन स्टार्ट द लिस्ट, आप लिस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं फ्रॉम योर डिजायर्ड नंबर, अपनी इच्छित नहीं आपकी इच्छा अनुसार जो भी नंबर आप चाहें उस नंबर से आप अपनी लिस्ट को स्टार्ट कर सकते हैं। ये तो था स्टार्ट एट्रीब्यूट। अब बात करते हैं हम आगे टाइप एट्रीब्यूट की। टाइप एट्रीब्यूट इज यूज्ड फॉर सेलेक्ट योर डिजायर्ड नंबर लिस्ट, ठीक है ना। यानी टाइप एट्रीब्यूट क्या होता है, ये यूज होता है किसके लिए, सेलेक्ट करने के लिए। आपकी जो भी डिजायर्ड नंबर लिस्ट है जो भी है उसको सेलेक्ट करने के लिए, जैसे कि 1 2 3 फॉर्म में चाहिए या स्मॉल ABC फॉर्म में चाहिए या फिर कैपिटल ABC फॉर्म में चाहिए, तो ये फॉर्म होते हैं एक ऑर्डर लिस्ट के। इनमें से आपको किस टाइप की लिस्ट चाहिए तो वहीं पे टाइप, ये भी एट्रीब्यूट लिस्ट के साथ में यूज होता है, ठीक है ना। जब आप लिस्ट बनाते हैं तब उस जगह पर ये टाइप एट्रीब्यूट आता है। आपको क्या करना है, सिर्फ टाइप लिखना है, बराबर का चिन्ह लगाना है, उसका पहला कैरेक्टर लिखना है। या 1 2 3 चाहिए तो 1 लिखना है, स्मॉल ABC में चाहिए तो स्मॉल a लिखना है, कैपिटल ABC चाहिए तो कैपिटल A लिखना है। लिखेंगे उसके बाद में LI करके लिखते जाएंगे तो आपकी लिस्ट जो उसी फॉर्म में बनती जाएगी जिस फॉर्म में आपको चाहिए, ठीक है। ये भी क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्या है। डिफाइन डेफिनेशन लिस्ट। अब यहाँ पर ये आपसे पूछ रहे हैं कि डेफिनेशन लिस्ट को डिफाइन करें, तो यहाँ पर हमारा आंसर लिखा हुआ है द डेफिनेशन लिस्ट अरेंजेस योर आइटम्स। यानी डेफिनेशन जो लिस्ट होती है वो आपके आइटम्स को क्या करती है, अरेंज करती है। इन द सेम वे, बिल्कुल उसी तरीके से, एज दे आर अरेंज्ड इन ए डिक्शनरी, जैसे कि वो एक डिक्शनरी में अरेंज होती है, ठीक है ना। यानी डेफिनेशन लिस्ट जो होती है आपकी जो भी आइटम है लिस्ट के अंदर वो उनको इस तरीके से अरेंज करती है जैसे कि वो कोई एक डिक्शनरी में अरेंज होते हैं, ठीक है ना। डेफिनेशन कंसिस्ट ऑफ 2 पार्ट्स। यानी डेफिनेशन जो होती है वो 2 पार्ट में कंसिस्ट होती है, 2 पार्ट में होती है। ये टर्म एंड डिस्क्रिप्शन, पहला होता है टर्म और दूसरा होता है डिस्क्रिप्शन। इसके 2 पार्ट होते हैं डेफिनेशन लिस्ट के, ये 2 पार्ट होते हैं, पहला टर्म और दूसरा डिस्क्रिप्शन। टू मार्क अप ए डेफिनेशन लिस्ट, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट को मार्क करने के लिए यू नीड 3 HTML एलिमेंट्स। आपको 3 HTML के एलिमेंट्स की जरूरत पड़ेगी। अगर आप डेफिनेशन लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको HTML के 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी। कौन कौन से भाई वो, पहला है एक कंटेनर, पहला है यहाँ पर एक कंटेनर जिसको हम DL से बोलते हैं, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट, ठीक है। और है एक डेफिनेशन टर्म जिसको हम DT से बोलते हैं, एंड ए डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन जिसको हम DD से बोलते हैं। ये इसके 3 एलिमेंट होते हैं, यानी कि डेफिनेशन लिस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं। अगर आप एक डेफिनेशन लिस्ट बनाना चाहते हैं तो आपको ये 3 एलिमेंट की जरूरत पड़ेगी, डेफिनेशन लिस्ट, डेफिनेशन टर्म और डेफिनेशन डिस्क्रिप्शन। इसके बाद में आपकी एक डेफिनेशन लिस्ट बनके तैयार होगी। अब यहाँ पर आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, डिफाइन HTML हाइपरलिंक। यानी HTML हाइपरलिंकों को आपको डिफाइन करना है, ये क्या होता है। तो HTML हाइपरलिंक टैग इज यूज्ड टू कनेक्ट ए वेब पेज टू अनदर वेब पेज। यानी कि HTML हाइपरलिंक टैग जो होता है उसका यूज होता है एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। आपने जब नेट चलाया होगा तो आपने देखा होगा कि कोई भी लाइन लिखी होती है उस पर जब हम क्लिक करते हैं तो एक नया पेज खुल के आता है। वो कोई जादू नहीं है, यानी उस लाइन में उस पेज को जोड़ा गया है। वो किसकी बदौलत जुड़ा है, हाइपरलिंक की बदौलत, ठीक है ना। यानी हाइपरलिंक का यूज करते हुए उसमें उस लाइन से उस पेज को कनेक्ट किया गया है। तो वही बताया गया इसमें कि HTML हाइपरलिंक टैग जो होता है उसका यूज एक वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कनेक्ट करने के लिए, जोड़ने के लिए किया जाता है, ठीक है। दिस टैग इज यूज्ड एज, यानी इस टैग का यूज होता है, एक एंगुलर ब्रैकेट बना हुआ है, बीच में स्मॉल a लिखा हुआ है, ठीक है। इस तरीके से टैग लगाते हैं, इसको बोलते हैं हम एंकर टैग, ठीक है ना। यानी ये जो टैग होता है वो स्मॉल a में एंकर टैग की तरह यूज होता है, इसको हम एंकर टैग बोलते हैं, ठीक है।
यूजिंग एंकर टैग वी कनेक्ट आइदर ए ग्लोबल वेब पेज, यानी कि एंकर टैग का यूज करते हुए हम एक ग्लोबल वेब पेज को भी जोड़ सकते हैं, ठीक है, जैसे कि गूगल, याहू, फेसबुक। हम अपने वेब पेज में किसी एक ग्लोबल वेब पेज को भी ऐड कर सकते हैं एंकर टैग का यूज करते हुए, ठीक है। तो वो ग्लोबल वेब पेज कौन कौन से होते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन भी देखो क्लियर हो रहा है कि ग्लोबल वेब पेज क्या होते हैं, कौन कौन से होते हैं। यहाँ पे एग्जांपल भी दे रखे हैं, देखिए गूगल है, याहू है, फेसबुक है, इनका जो फ्रंट पेज खुलता है उसी पेज को हमें इसमें कनेक्ट करना है, जोड़ना है, ठीक है ना। तो ये तीनों जो है ग्लोबल वेब पेज होते हैं, हर जगह यूज हो सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये चीज़ क्लियर होती है कि HTML हाइपरलिंक क्या होता है। सीधी सी बात है, एक पेज को हमें दूसरे पेज से जोड़ना है तो हम हाइपरलिंक का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, व्हाट इज द यूज ऑफ IMG। तो IMG से हमें पता होना चाहिए कि IMG का मतलब यहाँ पर इमेज से है, ये इमेज टैग है। इमेज टैग के बारे में हमको बताना है, इसका क्या यूज होता है। द IMG टैग इज एन एम्प्टी एलिमेंट, यानी IMG टैग जो होता है वो एम्प्टी एलिमेंट होता है। अब एम्प्टी एलिमेंट से समझ लीजिए, एम्प्टी एलिमेंट वो होते हैं जिनका केवल स्टार्टिंग टैग होता है, क्लोजिंग टैग नहीं होता है। कहने का मतलब ये है, ये जो IMG टैग है इसका सिर्फ स्टार्टिंग टैग है, IMG क्लोजिंग टैग नहीं होता है, इसलिए इसको हम एम्प्टी एलिमेंट बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ बताया गया है कि IMG टैग जो होता है वो एक एम्प्टी एलिमेंट है क्योंकि इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। which means that it contains attribute only and it has no closing tag, यानी इसका मतलब ये होता है कि ये एट्रीब्यूट को कंटेन कर सकता है, ठीक है ना, और इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। इट इज यूज्ड फॉर सेट एन इमेज फॉर योर वेब पेज, इसका यूज आपके वेब पेज पर किसी एक इमेज को सेट करने के लिए किया जाता है, यानी कि आप अपने वेब पेज में कोई भी एक इमेज दिखाना चाहते हैं तो आप IMG टैग का यूज करके उस इमेज को अपने वेब पेज में शो करा सकते हैं। IMG टैग है सम एट्रीब्यूट्स, IMG टैग में कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जैसे कि SRC। SRC का मतलब होता है सोर्स, यानी कि इस एट्रीब्यूट का यूज करते हुए हम इमेज की पूरी सोर्स लोकेशन को लगाते हैं। जब तक SRC आप नहीं लगाओगे तब तक वो इमेज उसमें शो नहीं कराएगी, ठीक है। दूसरा एट्रीब्यूट आता है आपका ALT, ALT, ऑल्ट। ऑल्ट का मतलब होता है अगर किसी कारणवश आपने जो लोकेशन दी हुई है इमेज की अपने वेब पेज में लगाने के लिए और वो इमेज वहाँ से हट जाती है, डिलीट हो जाती है, गायब हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो उस जगह पर, उस इमेज की जगह पर कुछ टेक्स्ट दिखना चाहिए, ठीक है ना, एरर मैसेज शो होना चाहिए। तो वो एरर मैसेज जो होता है वो ऑल्ट में लिख देते हैं कि बाय द वे अगर इमेज नहीं है तो उसकी जगह पे ये वाला टेक्स्ट जो है वो शो कराया जाए इमेज की जगह पर, ठीक है। तीसरा आता है आपका विड्थ और हाइट। विड्थ और हाइट का मतलब होता है जो इमेज लगेगी उसकी विड्थ कितनी है और उसकी हाइट कितनी है वो हम पहले से ही सेट करके लगाते हैं, ठीक है। और अलाइनमेंट, अलाइनमेंट यानी जो भी इमेज लगेगी वो किस डायरेक्शन में जाएगी, लेफ्ट में, सेंटर में या राइट में, तो उसके लिए हम अलाइनमेंट को भी सेट करते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा IMG टैग जो है पूरा एक्सप्लेन हो चुका है, ठीक है। IMG टैग एक एम्प्टी एलिमेंट होता है क्योंकि इसका कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है, जिसका मतलब होता है कि ये एट्रीब्यूट को कंटेन करता है, ठीक है, और इसके कोई भी क्लोजिंग टैग नहीं होता है। और ये आपके वेब पेज में इमेज को लगाने के लिए यूज में होता है, ठीक है। इसमें IMG टैग में कुछ एट्रीब्यूट होते हैं जैसे कि SRC, ALT, विड्थ, हाइट, अलाइनमेंट, etc। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा आता है यहाँ पर, डिफाइन SRC एट्रीब्यूट। SRC एट्रीब्यूट क्या होता है। द SRC एट्रीब्यूट टेल्स द ब्राउजर वेयर टू फाइंड द इमेज यू वांट टू डिस्प्ले, यानी कि SRC एट्रीब्यूट जो होता है वो ब्राउजर को बताता है कि आप जिस इमेज को ढूंढना मतलब दिखाना चाहते हैं वो कहाँ है, ठीक है ना। यानी कि SRC एट्रीब्यूट जो होता है वो ब्राउजर को बता देता है कि जिस इमेज को आप वेब पेज पर दिखाना चाहते हैं वो किस जगह पर मौजूद है, यानी उस जगह की पूरी लोकेशन ये बता देता है जहाँ पर वो पिक्चर इमेज जो है मौजूद है, ठीक है। और ये बताता है किसको, ब्राउजर को, यानी ब्राउजर को पूरी इंफॉर्मेशन देता है कि जिस इमेज को आप वेब पेज पे लगाना चाहते हैं वो किस जगह पर मौजूद है। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज द यूज ऑफ ऑल्ट एट्रीब्यूट। ऑल्ट एट्रीब्यूट का क्या यूज होता है, अभी बताया मैंने, किसी कारणवश अगर इमेज नहीं आती है तो उस इमेज ना आने की जगह पर कोई एक मैसेज आना चाहिए, एरर मैसेज। तो वो जो एरर मैसेज होता है वो ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज करते ही होता है। देख लेते हैं इसमें क्या लिखा है। द ऑल्ट एट्रीब्यूट इज यूज्ड टू डिफाइन एन अल्टरनेट टेक्स्ट फॉर एन इमेज, यानी कि जो ऑल्ट एट्रीब्यूट होता है उसका यूज होता है
इस चीज को डिफाइन करने में कि ठीक है ना, किस चीज को डिफाइन करने में, इमेज की जगह पर कोई भी टेक्स्ट को डिफाइन करने में हम ऑल्ट एट्रीब्यूट का यूज करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है हमारा डिफाइन टीएच टैग, यानी टीएच टैग क्या होता है उसके बारे में हमें बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं। टीएच टैग स्टैंड्स फॉर टेबल हेडिंग, यानी टीएच टैग को हम टेबल हेडिंग भी बोलते हैं। इट इज यूज्ड फॉर डिफाइन ए टेबल हेडर, और इसका यूज हम टेबल के हेडर को दिखाने में करते हैं। समझ लीजिए सिंपल सी भाषा में, यहाँ पर जो टेक्स्ट आपको दिख रहे हैं ये वाला डार्क है, जहाँ पर मैं माउस का पॉइंटर चला रहा हूँ ये वाला हल्का है। अगर आप अपने वेब पेज के अंदर किसी भी टेक्स्ट को डार्क यानी हाईलाइट करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, टीएच का यूज करना होगा। ठीक है, टेबल के अंदर कोई भी टेबल बनी हुई है उसमें कोई भी टेक्स्ट आपको हाईलाइट करना है तो उसके लिए टीएच लगाएंगे। ठीक है, जब टीएच लगाएंगे तो इस तरीके से डार्क होगा, और जिसमें आप टीएच नहीं लगाएंगे वो नॉर्मल टेक्स्ट होगा। तो यहाँ पर टीएच का मतलब होता है किसी भी टेक्स्ट को टेबल के अंदर हाईलाइट करना। चलिए अगला क्वेश्चन बनता है डिफरेंशिएट बिटवीन सेल स्पेसिंग एंड सेल पैडिंग। सेल स्पेसिंग और सेल पैडिंग में डिफरेंस बताना है। तो पहले समझ लेते हैं सेल स्पेसिंग क्या होता है, सेल पैडिंग क्या होता है। सबसे पहले बात करते हैं हम यहाँ पर सेल स्पेसिंग की। तो सेल स्पेसिंग, जब कोई टेबल होती है तो उस टेबल में सेल्स होते हैं। ठीक है ना, अब हम दो सेल को ले लेते हैं, तो दो सेल की जो बीच की दूरी होती है, जहां पर वो आपको लगता है वो एक ही लाइन है। ठीक है ना, बॉक्स जो दो बने हुए वो एक ही लाइन में जुड़े हुए हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, वो अलग अलग बॉक्स होते हैं सेपरेट। उनके बीच का स्पेस 0 कर दिया जाता है, जिससे ऐसा लगता है आपस में चिपके हुए हैं, यानी एक ही उसमें बने हुए हैं। तो सेल स्पेस ये डिसाइड करता है कि दो सेल के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए, उनके बीच की विड्थ जो है, ठीक है, वो स्पेस कितना होना चाहिए। 0 लगाओ हुए तो बिल्कुल स्पेस नहीं दिखेगा, 1 पॉइंट 2 पॉइंट जो भी लगाओ हुए तो उससे स्पेस दिखता है दो सेलों के बीच में। अब बात करते हैं हम सेल पैडिंग की। सेल पैडिंग क्या होता है, किसी भी सेल के अंदर जब कोई टेक्स्ट लिखा होता है, ठीक है ना, जो टेबल होती है उसके अंदर सेल्स होते हैं और सेल्स के अंदर टेक्स्ट लिखा होता है। तो सेल के अंदर जो टेक्स्ट होता है उस टेक्स्ट से, और जो सेल है जिसके अंदर वो टेक्स्ट लिखा हुआ है, उस सेल की जो बॉर्डर होती है, उस बॉर्डर से उस टेक्स्ट के बीच की दूरी जो होती है वो सेल पैडिंग कहलाती है। कहने का मतलब ये है कि सेल के अंदर जो टेक्स्ट मौजूद है उस सेल से उस टेक्स्ट के बीच की दूरी जो होती है उसे हम सेल पैडिंग बोलते हैं। ठीक है, जितनी आप बढ़ाएंगे उतनी ही दूरी सेल की और सेल बॉर्डर से उस टेक्स्ट की दूरी बढ़ती जाएगी। ऐसे ही काम होता है सेल स्पेसिंग में। सेल स्पेस बढ़ाते हैं तो सेल जो दूर दूर होते जाएंगे। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसमें क्या लिखा है। सेल स्पेसिंग इज द पिक्सल विड्थ, यानी सेल स्पेसिंग क्या होता है, विड्थ होती है पिक्सल्स में बिटवीन द इंडिविजुअल डाटा सेल्स। ठीक है ना, जो डाटा सेल्स होते हैं उनके बीच में इंडिविजुअल, उनके बीच में क्या होती है, ये विड्थ होती है पिक्सल्स में इन द टेबल के अंदर। ठीक है, वेदर सेल पैडिंग इज द पिक्सल स्पेस बिटवीन द सेल बॉर्डर, जहां पर, ठीक है ना, जबकि सेल पैडिंग जो होता है वो पिक्सल्स स्पेस होता है सेल बॉर्डर और सेल के क्या नाम है, डाटा के बीच में। जो डाटा होता है उसके और सेल बॉर्डर के बीच का स्पेस होता है। तो ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया है। चलिए आज की वीडियो का सेशन यहीं फिनिश होता है, और आई होप आप सभी स्टूडेंट्स ने आज के टॉपिक को अच्छे से समझा होगा। अगर आपको कोई क्वेरी है तो मैसेज करें, आपकी क्वेरी को हर संभव प्रयास से दूर किया जाएगा। स्टूडेंट्स, जाने से पहले कुछ इम्पोर्टेंट बातें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आगे आने वाले लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिल सकें। अगर आज का वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, और वीडियो को शेयर जरूर करें जिससे किसी की हेल्प हो सके। हमारा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। स्टूडेंट्स, आगे के वीडियो में हम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय। घर पर रहें, सुरक्षित रहें और आपका दिन शुभ रहे। जय हिंद।